नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं भारत के एक बेहद महत्वपूर्ण कानून की, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे हम आमतौर पर आरटीआई एक्ट भी कहते हैं। बिल्कुल, आरटीआई। हमारे पास जो दस्तावेज है वो इस कानून के अहम पहलुओं को और इसके असर को समझाते हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य है ये समझना कि ये कानून असल में है क्या, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, इसने हमारे लोकतंत्र और एक आम नागरिक के लिए क्या मायने रखे हैं। ये जो अधिकार है सरकार से जानकारी मांगने का, इसने वाकई क्या बदला है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कानून लागू कब हुआ था और इसके पीछे असल सोच क्या थी? क्या ये सिर्फ एक और सरकारी नियम था या कुछ बड़ा मकसद था इसके पीछे? हाँ, ये देखिए, कानून तो 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ। और नहीं, ये महज एक नियम बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी सोच थी। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी। हाँ। और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, अकाउंटेबल। दशकों से जो एक सरकारी गोपनीयता का कल्चर था ना, हाँ हाँ, कि सब कुछ गुप्त रहेगा, बिल्कुल। उस कल्चर को तोड़कर सूचना नागरिक का अधिकार है, इस सिद्धांत को स्थापित करना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। सरकारी गोपनीयता से नागरिक का अधिकार, ये तो वाकई सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लगता है। मतलब जो जानकारी पहले सरकार की मिल्कियत समझी जाती थी, वो अब जनता का हक बन गई। बिल्कुल सही। और इसी सोच के साथ फिर दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश्य भी जुड़े थे, जैसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कामकाज पर्दे के पीछे ना होकर खुली निगरानी में होगा, तो जाहिर है गड़बड़ी की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। हाँ, ये तो है। और साथ ही नागरिकों को सही जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें ताकत देना, ताकि वो ना सिर्फ सरकार के फैसलों को समझ सके, बल्कि शासन की प्रक्रिया में एक्टिवली भाग भी ले सकें। तो अंत में ये सब मिलकर हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का ही एक प्रयास था। तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही का जो विचार है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। पर सवाल ये है कि इस कानून के तहत एक नागरिक किस तरह की सूचना मांग सकता है? क्या वाकई सब कुछ पूछने का अधिकार है या कुछ सीमाएं भी हैं? देखिए, सूचना की परिभाषा इस कानून में बहुत ही व्यापक रखी गई है। इसमें लगभग हर वो चीज शामिल है जो किसी न किसी रूप में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जैसे कोई भी सरकारी दस्तावेज हो गया, कोई मेमो है, ईमेल है, ऑफिस की नोटिंग है, सलाहें हैं, प्रेस विज्ञप्तियां, सर्कुलर, आदेश, लॉगबुक, किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्यौरा, रिपोर्ट्स, पेपर्स, कोई मॉडल, डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा हो। लिस्ट काफी लंबी है। अरे वाह! मूल विचार ये है कि जो भी जानकारी सरकारी संस्था के पास किसी भी रूप में मौजूद है, उसे नागरिक मांग सकता है। ये तो सचमुच बहुत ही विस्तृत दायरा है। अच्छा, और ये जानकारी किन संस्थाओं से मांगी जा सकती है? क्या सिर्फ दिल्ली के बड़े मंत्रालयों से ही या फिर गांव की पंचायत से भी? किसी भी लोक प्राधिकरण से। अंग्रेजी में कहें तो पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी। इसमें कौन कौन आता है? इसमें केंद्र सरकार के सभी विभाग आ गए, राज्य सरकारें आ गईं, पंचायतें, नगरपालिकाएं, संसद, विधानमंडल, अदालतें भी। हाँ, उनके प्रशासनिक कामकाज से जुड़ी जानकारी के लिए। फिर सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयूज जिन्हें कहते हैं। यहाँ तक कि ऐसे एनजीओज जिन्हें सरकार से अच्छी खासी फंडिंग मिलती है, वो भी इसके दायरे में आते हैं। अच्छा। तो सीधा सा सिद्धांत है, जहां जनता का पैसा लग रहा है या जो संस्था कानून से बनी है और सार्वजनिक काम कर रही है, वो आरटीआई के दायरे में है। तो मतलब सिद्धांत ये हुआ कि लगभग हर सरकारी या सरकारी पैसे से चलने वाली संस्था जवाबदेह है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन जानकारी मांगना कितना आसान या मुश्किल है? क्या इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है? आम आदमी कर सकता है? प्रक्रिया को जानबूझकर सरल रखा गया है। कम से कम कागज पर तो यही कोशिश है जी। नागरिक को बस एक सादे कागज पर या ऑनलाइन अगर सुविधा उपलब्ध है तो उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, को एक आवेदन देना होता है। अच्छा। हर सरकारी विभाग में एक पीआईओ नियुक्त करना अनिवार्य है। अच्छा। आवेदन में बस साफ साफ बताना होता है कि क्या जानकारी चाहिए। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। और इसके साथ एक मामूली सी फीस लगती है। ज्यादातर राज्यों में ये 10 रुपए है। सिर्फ 10 रुपए? हाँ। और अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल है तो ये फीस भी माफ है। ये तो बहुत अच्छा है। प्रक्रिया तो वाकई सीधी लग रही है, लेकिन असली सवाल आता है समय का। सरकारी दफ्तरों में जवाबों में देरी होना तो मतलब आम बात मानी जाती है। क्या आरटीआई में इसका कोई समाधान है? कोई टाइम लिमिट है? हाँ,
और यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, तय समय सीमाएं। सामान्य मामलों में पीआईओ को आवेदन मिलने के 30 दिनों के अंदर जानकारी देनी होती है। 30 दिन? हाँ, ये एक कानूनी बाध्यता है, कोई मेहरबानी नहीं। ठीक है, 30 दिन, ये ठीक है। लेकिन मैंने कहीं सुना था कि कुछ मामलों में ये समय सीमा और भी कम है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही सुना आपने। अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है। जीवन या स्वतंत्रता जैसे? मान लीजिए किसी की गैरकानूनी हिरासत का मामला है या किसी मरीज के इलाज में कोई जानलेवा देरी हो रही है। हाँ ऐसे गंभीर मामलों में जी। जानकारी सिर्फ 48 घंटों के भीतर देनी होती है। 48 घंटे? 2 दिन के अंदर? जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे। ये प्रावधान दिखाता है कि कानून बनाने वालों ने जीवन और स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को कितनी गंभीरता से लिया था। वाकई। एक और स्थिति है, अगर जानकारी किसी तीसरे पक्ष से जुड़ी है, मतलब किसी और व्यक्ति या कंपनी से संबंधित है जी। तो पीआईओ को पहले उनसे पूछना पड़ता है। ऐसे में जानकारी देने की समय सीमा 40 दिन तक हो सकती है। 48 घंटे, ये तो सच में एक बहुत मजबूत प्रावधान लगता है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया उतनी ही आसान है जितनी कागज पर दिखती है? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि जानकारी मिलने में दिक्कतें आती हैं, या पीआईओ सहयोग नहीं करते, या फिर गोलमोल जवाब देकर टाल देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर सही ढंग से लागू करना बिल्कुल दूसरी। जी। ये सच है कि कई बार व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं। जानकारी देने में आनाकानी करना, जानबूझकर देरी करना, या फिर अधूरी या भ्रामक जानकारी दे देना। हाँ। या कभी-कभी तो आवेदन को बिना किसी ठोस कारण के खारिज कर देना। हाँ। ऐसी शिकायतें आम हैं, सुनने को मिलती हैं। जी। कई बार तो अधिकारी खुद ही कानून से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते। अच्छा। या फिर उन्हें लगता है कि जानकारी देने से उनकी या उनके विभाग की कोई कमी उजागर हो जाएगी। वो एक डर रहता है। तो अगर किसी नागरिक के साथ ऐसा हो, मतलब उसे समय पे जवाब ना मिले या गलत जवाब मिले, अधूरा मिले, तो उसके पास क्या रास्ता है? क्या वो कहीं शिकायत कर सकता है, कुछ कर सकता है? हाँ, यहीं पर अपील का सिस्टम काम आता है। बहुत जरूरी हिस्सा है ये। अगर नागरिक पीआईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं है या उसे 30 दिन या 48 घंटे 40 दिन जैसा भी मामला हो में कोई जवाब ही नहीं मिला, हाँ, तो वो पहली अपील कर सकता है, फर्स्ट अपील। ये अपील कहाँ होती है? ये अपील उसी विभाग में पीआईओ से वरिष्ठ एक अधिकारी के पास होती है। उन्हें कहते हैं प्रथम अपील प्राधिकारी, यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या एफएए। इसके लिए भी समय सीमा तय है। आमतौर पर 30 से 45 दिन मिलते हैं अपील करने के लिए, और एफएए को भी तय समय में फैसला देना होता है। अच्छा, तो मतलब डिपार्टमेंट के अंदर ही एक और मौका। लेकिन मान लीजिए एफएए से भी न्याय ना मिले, अगर उन्होंने भी पीआईओ की बात को ही सही ठहरा दिया, तब नागरिक के पास दूसरी और अंतिम अपील का विकल्प है, सेकंड अपील। और ये कहाँ होगी? ये अपील होती है राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एसआईसी, या फिर केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी में। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मामला राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का। अच्छा, राज्य के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग। हाँ, और ये आयोग जो हैं, ये स्वतंत्र, संवैधानिक या वैधानिक निकाय हैं। इनका काम ही है आरटीआई कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। ये सरकार के अधीन नहीं है। तो मतलब अगर स्थानीय स्तर पर या डिपार्टमेंट में बात नहीं बनी, तो एक स्वतंत्र संस्था है सुनवाई के लिए। ये अच्छी बात है। पर इन आयोगों के पास असल में कितनी ताकत है? क्या ये सिर्फ सिफारिशें करते हैं या कुछ ठोस कार्रवाई भी कर सकते हैं? नहीं, इनके पास काफी व्यापक शक्तियां हैं। ये सिर्फ सिफारिशें नहीं करते, ये एक तरह से सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं। सिविल कोर्ट की तरह? हाँ, मतलब ये किसी को भी समन भेज सकते हैं, बुला सकते हैं पूछताछ के लिए, शपथ पर गवाही ले सकते हैं, दस्तावेज मंगवा सकते हैं किसी भी विभाग से, किसी रिकॉर्ड की जांच का आदेश दे सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है, मतलब मानना ही पड़ता है। बाध्यकारी मतलब सरकार को मानना ही पड़ेगा? जी हाँ, उनके फैसले को मानना पड़ता है। और अगर कोई पीआईओ जानबूझकर गड़बड़ी करे तो, मान लीजिए उसने जानकारी दी ही नहीं या गलत दी, क्या आयोग उसके खिलाफ कुछ कर सकता है? हाँ, ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। अगर आयोग जांच में ये पाता है कि पीआईओ ने बिना किसी वाजिब कारण के आवेदन लेने से ही मना कर दिया था, या समय पर जानकारी नहीं दी, या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी दी, या जानकारी को नष्ट कर दिया, या जानकारी देने में किसी भी तरह से बाधा डाली, तो आयोग उस पीआईओ पर जुर्माना लगा सकता है। पेनल्टी? जुर्माना पीआईओ पर। कितना? जुर्माना 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जा सकता है। प्रतिदिन? हाँ, जिस दिन से जानकारी मिलनी चाहिए थी
उस तारीख से लेकर जिस दिन जानकारी दी गई उस तारीख तक, और ये कुल मिलाकर अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है। 25,000 रुपए? हाँ, और ये जुर्माना सीधे उस अधिकारी की तनख्वाह से काटा जा सकता है। तनख्वाह से सीधा? बिल्कुल। इसके अलावा आयोग उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है उसके विभाग को। 25,000 रुपए का जुर्माना और डिपार्टमेंटल एक्शन की सिफारिश? कुछ लोग शायद कहें कि बड़े मामलों में ये रकम काफी नहीं है, या अधिकारी इसे किसी तरह मैनेज कर लेते होंगे। क्या ये डर वास्तव में काम करता है जमीन पर? देखिए, ये एक जायज सवाल है। जुर्माने का उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि एक निवारक प्रभाव पैदा करना होता है, एक डिटेरेंट। ये अधिकारियों को एक साफ संदेश देता है कि भाई आरटीआई को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ, एक संदेश तो जाता है। बिल्कुल। अब क्या ये हमेशा 100% प्रभावी है? शायद नहीं। हम जानते हैं सिस्टम में रास्ते निकालने की कोशिशें होती हैं। कुछ मामलों में अधिकारी बच भी निकलते होंगे या जुर्माना बहुत कम लगता होगा। लेकिन सोचिए, अगर दंड का कोई प्रावधान ही न होता, उसके मुकाबले ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये व्यवस्था में एक हद तक तो जवाबदेही लाता ही है और अधिकारियों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही पूरी तरह से न सही। ठीक है, तो एक तरफ ये अधिकार है, अपील का सिस्टम है, दंड का प्रावधान भी है, पर क्या सरकार कुछ भी बताने से मना कर सकती है? मतलब क्या कुछ ऐसी जानकारी है जो गोपनीय मानी जाती है और जिसे आरटीआई के तहत नहीं मांगा जा सकता? कुछ एक्सेप्शंस हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि पारदर्शिता और कुछ दूसरे जरूरी हितों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी की व्यक्तिगत गोपनीयता, इनके बीच एक संतुलन बना रहे। अच्छा। तो अधिनियम की धारा 8 है, सेक्शन 8, उसमें कुछ ऐसी श्रेणियों की जानकारी बताई गई हैं जिन्हें प्रकट करने से छूट दी गई है। धारा 8? अच्छा। ये कौन सी श्रेणियां हैं? क्या इसमें बहुत कुछ आ जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी का बहाना बनाकर ज्यादातर जानकारी रोक ली जाती हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहाना बना सकते हैं। श्रेणियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। इसमें मुख्य रूप से वो जानकारी शामिल है जिसके पब्लिक होने से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो। हाँ, ये तो जरूरी है। देश की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता हो, या फिर विदेशी राज्यों के साथ हमारे संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता हो। ठीक है। ऐसी जानकारी जिसे किसी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने प्रकाशित करने से साफ मना किया हो, या जिससे संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो, वो भी नहीं दी जाती। और व्यापार या निजी जानकारी के बारे में क्या? जैसे किसी कंपनी की जानकारी या किसी व्यक्ति की निजी डिटेल्स? हाँ, वो भी है। व्यापारिक गोपनीयता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ऐसी कमर्शियल जानकारी जिसे बताने से किसी तीसरे पक्ष मतलब किसी कंपनी या व्यक्ति को कंपटीशन में नुकसान हो सकता है, उसे भी आमतौर पर छूट मिली है। इसी तरह किसी की व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई लेना देना ना हो, हाँ। और जिसे बताने से उसकी निजता, प्राइवेसी का अनावश्यक हनन होता हो, उसे भी रोका जा सकता है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है। धारा 8 में एक प्रावधान ये भी है कि अगर बड़े लोकहित में, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में जानकारी देना जरूरी समझा जाए, अच्छा, तो इनमें से ज्यादातर छूटों के बावजूद भी सूचना दी जा सकती है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो यहाँ कानून जो है वो एक बहुत महीन संतुलन बनाने की कोशिश करता है, पारदर्शिता और बचाव के बीच। ये संतुलन समझना वाकई जरूरी है। मतलब सब कुछ सार्वजनिक नहीं हो सकता, ये भी ठीक है, लेकिन मना करने के आधार भी सीमित हैं और परिभाषित हैं, मनमाने नहीं हो सकते, और उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखें, तो इस पूरे कानून का, इसकी प्रक्रिया का, इन अपवादों का, इन सब का असल महत्व क्या है? जमीनी स्तर पर इसने क्या बदला है भारत में? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र में शक्ति के संतुलन को बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ है। इसने सूचना को सरकार के कब्जे से निकालकर सीधा नागरिक के हाथ में दिया है। पहले क्या होता था? नागरिक सरकार के सामने एक याचक की भूमिका में होता था, अर्जी लगाने वाला। हाँ। अब वो जानकारी पर अपना अधिकार जता सकता है, अपना हक मांग सकता है। ये मानसिकता का बदलाव है। कैसा बदलाव? माई बाप सरकार वाली सोच से हमारी सरकार हमारा हिसाब वाली सोच की तरफ एक कदम। हमारी सरकार हमारा हिसाब, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर व्यवहार में ये कैसे होता है? नागरिक इस अधिकार से भागीदार कैसे बनता है शासन में? देखिए, बहुत सीधे तरीके से। जब आपको एक आम नागरिक को पता चलता है कि आपके इलाके की सड़क बनाने का ठेका किसे मिला था, कितने पैसे खर्च हुए, क्या मटेरियल इस्तेमाल होना था, हाँ, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर काम ठीक नहीं हुआ है,
उसकी क्वालिटी पर प्रश्न उठा सकते हैं। सही बात है। जब आपको पता चलता है कि सरकारी योजना का लाभ असल में किसे मिल रहा है, लिस्ट देख सकते हैं, तो आप धांधली पकड़ सकते हैं अगर गलत लोगों को फायदा दिया जा रहा हो। जब आप अपनी राशन की दुकान का स्टॉक रजिस्टर देख सकते हैं, तो कालाबाजारी पर अंकुश लगता है। ये सिर्फ बड़े बड़े घोटालों को उजागर करने की बात नहीं है, हालांकि वो भी हुआ है। हाँ, कई बड़े घोटाले आरटीआई से ही सामने आए हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है रोजमर्रा के जीवन में सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने में, छोटे स्तर के भ्रष्टाचार को रोकने में और अधिकारियों को थोड़ा और जिम्मेदार बनाने में इसका योगदान। ये सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, ये लोकतंत्र में नागरिक की आवाज को बुलंद करने का एक जरिया है। इसने अनगिनत छोटे बड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। यानी ये कानून सिर्फ सवाल पूछने का हक नहीं देता, बल्कि ये सरकार को ज्यादा जिम्मेदार बनाने का एक व्यावहारिक तरीका भी है। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, क्या इसका असर सब तक पहुंच रहा है? क्या गांव में बैठा एक आम किसान या एक मजदूर भी उतनी ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर पा रहा है जितना शहर में रहने वाला कोई पढ़ा लिखा जागरूक नागरिक? यहीं पर असली चुनौती है। कानून अपनी जगह बेशक बहुत अच्छा है, क्रांतिकारी है, लेकिन इसका लाभ समान रूप से सब तक पहुंच पाया है ऐसा कहना मुश्किल है। जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में। हाँ, लोगों को पता ही नहीं होगा शायद। बिल्कुल, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई अधिकार उनके पास है भी, या अगर पता भी है तो प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं है, कैसे आवेदन करें, कहाँ करें। डिजिटल डिवाइड भी एक बाधा है। ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा अभी भी बहुत सीमित है और सब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और प्रक्रिया की बाधाएं जिनका जिक्र हमने किया, हाँ, वो तो है ही, जैसा हमने पहले बात की। पीआईओ का असहयोग करना, जानकारी को टालना, अपीलों का सालों तक लंबित रहना, ये सब जमीनी हकीकतें हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। सूचना आयोगों पर भी मुकदमों का बोझ इतना ज्यादा है कि फैसले आने में बहुत देरी हो जाती है। और एक और चिंता की बात है, कई बार जो एक्टिविस्ट या सामान्य नागरिक आरटीआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें धमकियों का, दबाव का सामना भी करना पड़ता है। ये तो गंभीर बात है। हाँ, तो कानून का इरादा बहुत नेक है, पर इसके प्रभावी कार्यान्वयन में, इसके असर को हर नागरिक तक पहुंचाने में अभी भी कई फासले हैं जिन्हें भरने की जरूरत है। तो हमने देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक वाकई क्रांतिकारी कानून है। ये नागरिकों को सरकारी जानकारी पाने का एक अभूतपूर्व अधिकार देता है। इसका मकसद साफ है, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण। बिल्कुल। हमने इसकी सरल आवेदन प्रक्रिया को समझा और सबसे महत्वपूर्ण इसकी तय समय सीमाओं को 30 दिन और जीवन स्वतंत्रता के मामले में सिर्फ 48 घंटे और जानकारी न मिलने पर अपील के 2 स्तरों को भी जाना, पहले विभाग में एफए और फिर स्वतंत्र राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग। आयोगों की शक्तियों पर भी बात की, जिसमें दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगाना भी शामिल है। साथ ही ये भी समझा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता जैसे हितों की रक्षा के लिए धारा 8 के तहत कुछ जानकारी को छूट जरूर दी गई है, लेकिन उसमें भी लोकहित को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। सही। और अंत में हमने इसकी अपार संभावनाओं को देखा, कैसे ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, पर साथ ही जमीनी चुनौतियों को भी स्वीकार किया, जैसे जागरूकता की कमी और प्रक्रियात्मक बाधाएं। बिल्कुल सही सारांश है। ये कानून निश्चित रूप से कागज पर और अपनी नीयत में बहुत प्रभावशाली है, और इसने भारत में शासन की जवाबदेही की दिशा में एक नई बहस तो छेड़ी है, कई सुधारों को गति भी दी है। लेकिन असली सवाल ये है कि इसे सिर्फ कानून की किताब से निकालकर रोजमर्रा की नागरिक शक्ति कैसे बनाया जाए, ये गैप कैसे भरा जाए। ये अहम सवाल है। सूचना तक पहुंच को वास्तव में सार्वभौमिक कैसे बनाया जाए, मतलब हर नागरिक तक, चाहे वो कहीं भी रहता हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उस तक ये अधिकार कैसे पहुंचे। इसके लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? प्रक्रियात्मक बाधाओं को कैसे दूर किया जाए ताकि जानकारी मांगना और पाना एक सहज अनुभव बने, न कि एक लंबा संघर्ष। हाँ, ये सोचने का विषय है कि शक्तिशाली उपकरण का पूरा लाभ उठाने के लिए व्यवस्था के स्तर पर और समाज के स्तर पर, दोनों जगह और क्या करने की जरूरत है, ताकि इसका जो मूल उद्देश्य है, एक जागरूक, एक सूचित और एक सशक्त नागरिक, वो उद्देश्य पूरी तरह से हासिल हो सके।